नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी यानी जेएस सोढ़ी। सोढ़ी साहब, स्टेट में हिंदी में आपका सादर विनम्र स्वागत है। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। सोढ़ी साहब, आज बड़ा खास मौका आ गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, कोई कह रहा है गृह युद्ध के मुकाम पे उधर कगार पे पहुंच रहा है, कोई कहता है कि वहां अब 12 नए स्टेट बनाए जाने हैं और वहां अंदर की राजनीति इतनी ज्यादा खड़ी हो गई है कि अगर 12 हिस्सों में पाकिस्तान को चार प्रांत 12 हिस्से अलग अलग करने की तैयारी चल रही, तो सर ये क्या है? 12 स्टेट और बन पाएंगे क्या? पाकिस्तान इतना बड़ा है, अंदरूनी क्या खाका कहता है और भारत की नजर से ये कहाँ नफा नुकसान सौदा होगा? संजीव जी, ये बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। और ये एक्सपेक्टेड लाइंस में थी कि असीम मुनीर कुछ ऐसा बड़ा करेगा, क्योंकि जब 4 दिसंबर को इसी साल आधिकारिक तौर पे मोहर लग गई कि असीम मुनीर अब पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी है, चीफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ। तो जो कुछ अटकनें थी मीडिया में कि शायद शहबाज शरीफ ने, हालांकि प्रस्ताव तो शहबाज शरीफ ने ही प्रस्तुत किया था 5 नवंबर को पाकिस्तानी संसद में, जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं, कि ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का अपॉइंटमेंट किया जाए। और पाकिस्तानी संसद ने 13 नवंबर को इसको पास भी कर दिया भारी बहुमत के साथ। लेकिन उसके बाद कुछ डिले हुआ शहबाज शरीफ की वजह की तरफ से साइन करने में, और ये अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन 4 दिसंबर को, जैसे मैंने कहा, पूरा क्लियर हो गया कि अब पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली आदमी आधिकारिक तौर पे भी असीम मुनीर है। अब इसके पीछे पूरा हाथ है चीन का, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपके कई शो में बताया, मैंने इस पे लेख भी लिखे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने 7 मई 2025 को सवेरे 1:05 पे शुरू किया और 25 मिनट में 1:30 बजे खत्म हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी समय के अनुसार 3:30 बजे सवेरे चीन के जो दूत हैं पाकिस्तान में, उन्हें बुलाया गया पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में। और तब से लेके 10 मई तक, जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला, तब तक इस चीनी दूत की कई ब्रीफिंग्स हुई। और ब्रीफिंग के बाद डिप्लोमेटिक केबल्स के थ्रू ये चीनी दूत चीन के विदेश मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपता रहा, और उसके लगातार ब्रीफिंग होती रही शी जिनपिंग को। 10 मई के बाद शी जिनपिंग ने फैसला लिया, जो 3 युद्ध शी जिनपिंग ने लड़ने अपने कार्यकाल में, पहला है ताइवान के लिए 2027 में, फिर 2029 में स्प्राटले आइलैंड्स के लिए, और 2030 के बाद कभी भी पाकिस्तान के साथ मिलकर टू फ्रंट वॉर भारत पे। तो शी जिनपिंग को जो एक बहुत सालों से तलाश थी कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स होगा जो कि पाकिस्तानी साइड से कंट्रोल करेगा इस युद्ध को, वो उसे नहीं मिल रहा था। और वो उसे सिंदूर के बाद असीम मुनीर के रूप में मिल गया। तो पहली बड़ी चीज पाकिस्तान ने क्या की कि असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया 20 मई को। किसी को पता नहीं चला और अचानक बना दिया गया चीन के कहने पे। दूसरा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि असीम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया गया, क्योंकि कायदे से असीम मुनीर की रिटायरमेंट नवंबर 2027 में होनी थी। लेकिन सीडीएफ बना के अब जब तक चाहेगा असीम मुनीर कुर्सी पे बैठेगा। और शी जिनपिंग के पास महज 8 से 9 साल है अपने कार्यकाल में, जिसमें उसने ये 3 युद्ध लड़ने, और जैसे मैंने बताया, इसकी पूरी मदद करेगा असीम मुनीर। अब ये पाकिस्तान में जो ये एक विषय उठा है कि पाकिस्तान को 12 प्रांत में बांटने के लिए, ये भी एक समझी रणनीति है असीम मुनीर की और शी जिनपिंग की। क्यों ये है? क्योंकि आज हम सारे अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में अंदरूनी तनाव बहुत है। आज की तारीख में पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। एक है बलूचिस्तान, एक है खैबर पख्तूनख्वा, एक है सिंध, और चौथा है पाकिस्तान का पंजाब सूबा। इन 4 सूबों में से 2 सूबों में तो सीधा अंदरूनी अनरेस्ट है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। सिंध में भी आवाजें उठने लग गई हैं कि सिंध को भारत के साथ विलय किया जाए। अगर ये पाकिस्तान अपने 4 सूबों को 12 सूबों में बांटता है, तो इससे पहली जो बेनिफिट मिलेगा असीम मुनीर को, क्या मिलेगा कि उन इलाकों में, खास करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पे अभी मुश्किल हो रहा है अपनी हुकूमत चलाना, वहां पे उनको इस तरह से बांटा जाएगा जहां पे
जो पाकिस्तानी के रेजिडेंट्स हैं वहां पे, जिनका जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ है। अब बलूचिस्तान को अगर हम लें, बलूचिस्तान में सिर्फ 54% बलोची हैं, बाकी जो लोग हैं वो पाकिस्तानी मुसलमान हैं। तो 54% बलोची हैं, लेकिन वो पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कंट्रोल करते हैं। अगर बलूचिस्तान को 3 भागों में बांटा गया, तो उसे ऐसा बांटा जाएगा कि एक भाग में तो ये बलूची लोग ज्यादा रहेंगे, लेकिन बाकी 2 भागों में वो लोग ज्यादा होंगे जो कि पंजाबी मुसलमान हैं। तो एक सूबे में जहां अनरेस्ट है वो लिमिट हो जाएगा एक बड़े सूबे से एक छोटे सूबे में। अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, वहां पर भी ऐसे ही कुछ हालात हैं। कुछ इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जो कि पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुकूमत के अगेंस्ट है। अगर खैबर पख्तूनख्वा को भी 3 भागों में बांटा जाता है जैसे अभी प्रस्ताव है, उसमें भी ऐसे बांटा जाएगा कि जहां पे सबसे ज्यादा अशांति है उसे एक छोटे हिस्से तक सीमित किया जाएगा, बाकी के जो हिस्से हैं जहां पे शांति है वो पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इससे असीम मुनीर को क्या फायदा होगा, या इससे चीन या पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? ओवरऑल फायदा ये होगा कि जब तैयारी होगी युद्ध की, तो जो पॉइंट्स ऑफ कन्फ्रंट्रेशन है या जहां पे मुसीबत आ सकती है, वो एक छोटी जगह होगी जिससे कंट्रोल करना आसान होगा। हम सारे जानते हैं कि अ, कई बड़े देशों में जब पहले बड़े बड़े सूबे होते थे उन्हें बांट बांट के छोटे हिस्सों में किया गया, क्योंकि वो शासन के नजरिए से, एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से आसान होते हैं कंट्रोल करने के लिए। और उसमें जब सुरक्षा एंगल आता है तो ऑब्वियसली सुरक्षा के लिहाज से भी इजी होता है। तो ये पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है, ये एक बड़ी रणनीति के तहत है, जहां पे 12 सूबों में बांटा जाएगा, और जहां जहां सूबों में अशांति है वहां पे ज्यादा फोर्स लगाई जाएगी, जहां जहां सूबों में शांति है वहां पे कम फोर्स लगाई जाएगी। ओवरऑल जो पाकिस्तान का ये एम है वो है सैनिक एम। हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं, जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, कि भले ही चार के प्रांत के 4 स्टेट से निकल के 12 स्टेट बना दी जाए पाकिस्तान में, ठीक है, ये तो मुनीर की रणनीति हो सकती है एक निजी फायदे के लिए, ना कि पाकिस्तान के हित में। लेकिन क्या ये 4 स्टेट से पाकिस्तान में 12 स्टेट बनाने के पीछे असली दिमाग जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने चलाया? इसमें फायदा चीन का भी है कुछ? जी बिल्कुल, ये तो पूरा जो प्लान है, असीम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना, असीम मुनीर का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनना, और अब पाकिस्तान को छोटे सूबों में बांटना, इसके पीछे पूरी ताकत चीन की है। क्योंकि चीन के लिए 3 सैनिक लक्ष्य अगले 10 साल में है। पहला है ताइवान, स्पार्टन आइलैंड्स, और भारत का अरुणाचल प्रदेश। और जो ये 2 फ्रंट वॉर की मैं बात करता हूं, उसमें पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए हमला करेगा। तो इसमें पाकिस्तान को भी अपना फायदा दिख रहा है, और जहां पाकिस्तान को अपना फायदा दिख रहा है वहां पे चीन पूरी मदद कर रहा है। क्योंकि आज चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो लंगोटिया यार टाइप दोस्ती है, जो हमारी कहावत होती है कि इनकी बिल्कुल एक अटूट दोस्ती है। तो ये जो पूरी रणनीति है, ये पूरी रणनीति बीजिंग से कंट्रोल हो रही है, और उसे पाकिस्तान पूरी तरह से अमल कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का अपना निजी फायदा जो असीम मुनीर का है वो तो एक साइड है, सबसे बड़ा फायदा है चीन का। लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी साहब, इसके 12 हिस्से होने पे, 12 स्टेट बनने पे, चार के पाकिस्तान के, भारत को कहीं कुछ ऐसी नजर रखनी चाहिए कि वहां गृह युद्ध के से हालात बन जाएं? असीम मुनीर को क्या इतना आसान होगा चीन की इशारे पे नाच के 4 से 12 स्टेट बना देना? और क्या बलूच अपने को टुकड़ों में बंटता हुआ पाकिस्तान में देख पाएंगे? देखिए, बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ही निकालना है। हमने देखा कि जब भारत पाकिस्तान को बांटा गया 1947 में, वो जिस जो ब्रिटिश शख्स था उसने सीधा मैप पे लाइन खींची, वो तो जमीन पे भी कभी नहीं गया देखने के लिए कि मैं जो दो दो देश बांट रहा हूँ वहां पे कैसे लोग जमीन पे अफेक्ट होंगे। जहां उसका मन किया उसने लाइन खींच दी। ये तो बात है इतिहास की। लेकिन आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी है, और इस चीज की प्लानिंग पहले भी हुई है पाकिस्तान में, लेकिन इस बार सफल होती हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि अब पाकिस्तान को अपने सैनिक लक्ष्य की तरफ जाते हुए पाकिस्तान को लग रहा है उसे आसानी हो रही है, या उसे सफलता मिल रही है जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने 14 मार्च 2013 को। और इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जब मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी जनवरी 1972 में,
उसमें कई निर्णय लिए गए जिसका मैंने कई बार विवरण किया आपके शो पे। उसका ये डायरेक्ट फॉलो आउट है। तो ये पूरी जो प्लानिंग चल रही है, ये सिर्फ अचानक नहीं है कि कोई शख्स पाकिस्तान में उठा, उसने कहा चलो भी इसको फील्ड मार्शल बना दो, चलो भी इसको सीडीएफ बना दो, चलो भी इसको सूबा में बांट दो। ये अचानक कुछ नहीं हो रहा है, इसके पीछे पूरी प्लानिंग चल रही है और पूरी तरह से इसके पीछे चीन है। देखिए, जो हम सोचते आए थे कि अमेरिका हमारा कितना अच्छा दोस्त है, इंडो पैसिफिक में अमेरिका कुछ नहीं होने देगा, जो 4 दिसंबर को अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 रिलीज हुई है, उसमें साफ डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिका का सिर्फ इंटरेस्ट अमेरिका की तरफ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। यानी इंडो पैसिफिक उसने पूरा खुला छोड़ दिया है चीन के लिए। जो हमें लग रहा था कि वो ताइवान के साथ खड़ा होगा, उसने वो भी पूरा नकार दिया है। बल्कि अभी 9 दिसंबर को, यानी परसों, जो ब्रिटिश नेवी है, यूनाइटेड किंगडम की जो नौसेना है, उसने ऐलान किया है अगले 4 साल के लिए वो इंडो पैसिफिक में अपने युद्ध पोत की तादाद कम करेगा और इंडो पैसिफिक में कोई ट्रेनिंग नहीं करेगा। जो ऑकस था, क्वाड था, वो तो पूरी तरह से विफल हो गया। तो आज चीन के पास तो पूरा एक खुला मैदान मिल गया इंडो पैसिफिक में। और उसे पाकिस्तान का जो अटूट समर्थन है, जो उसका मलक्का डिलेमा है कि मलक्का स्ट्रेट पे कभी भी बंद हो सकता है, अमेरिकी नौसेना या भारत की नौसेना से उसके 80% पूरा व्यापार मलक्का स्ट्रेट से होता है। उसके लिए तो उसके पास ऑल्टरनेटिव है, जो सीपेक है, ग्वादर से लेके जिंजियांग तक जो उसने रोड बनाई है। तो ये पूरे खेल में ये पूरा एक स्ट्रैटेजिक रणनीति के तहत ये सारे कार्य हो रहे हैं और इसके पीछे पूरी तरह से चीन का हाथ है। हाँ, चीन की एक खासियत है, चीन कभी सामने नहीं आता है, हर चीज वो पीछे छुप के करता है। मतलब कुल मिला के ऑपरेशन सिंदूर ने जो रंग दिखाया, सुर्ख अपना, उसने चीन के दिमाग को भी रंग दिया है खून से। और पाकिस्तान तो उसका कठपुतली है ही। कुल मिला के ऑपरेशन सिंदूर का असर यह हुआ कि न केवल पाकिस्तान के 4 स्टेट 12 स्टेट में बंटने की नौबत आ गई है, बल्कि यह भी हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के असर से हड़बड़ाया चीन जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के 4 स्टेट को 12 में बदलवा के अपनी 2027 में ताइवान और 2030 के बाद कभी भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर पे खड़े होने की तैयारी कर रहा है। मेरे ख्याल से मैं यही समझाऊं, इसके बाद हम लोग इसके साथ बात को खत्म करें। बिल्कुल संजीव जी, आपने बिल्कुल सही समझा और यही मेरे कहने का तात्पर्य था कि ये पूरी जो प्लानिंग है ये एक बड़े स्ट्रेटेजिक एम के तहत हो रही यानी कि सर एक सवाल और भी है कि चीन के हाथों नाच रहा, उसकी रोटियों पे पल रहा पाकिस्तान, अब वहां हसीम मुनीर, वहां की जनता और वहां के नेता दोनों पे भारी पड़ गया है। वहां के नेता जो हैं वो भी कटोरा लेके पहले भीख मांग रहे थे, लेकिन अब मुनीर के आगे भीख मांगेंगे। अब तक अमेरिका और चीन के साथ जाके कटोरा फैलाते थे, अब मुनीर के आगे वहां के जो टॉप लीडर हैं फ्रंट लाइन के, वो मुनीर के आगे कटोरा लेके खड़े होंगे। है। संजीव जी, जिस इंसान को अपनी शर्म ना हो, जिस अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम ना हो, वो किसी के आगे भी झुक जाता है, किसी के आगे भी वो भीख मांग लेता है। सिर्फ जिस इंसान के अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करता है। पाकिस्तान के पास ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना सेल्फ एस्टीम है। वो कितने दशकों से भीख मांगता है। अभी कल ही खबर आई है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फिर से 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। अभी उसे मई के महीने में तो 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला ही था, तीन बड़ी इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन से। कल उसे 1.3 बिलियन दोबारा मिल गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना कोई अपनी खुद की इज्जत है। उसके आगे एक ही चीज है, जम्मू कश्मीर। और इस चीज ने पाकिस्तान को पूरा अंधा किया हुआ है। उसके लिए वो किसी भी देश के साथ मिलने के लिए तैयार है जो उन्हें भीख दे, ताकि जो उनका एक सपना है, जो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन जो उनका सपना है जम्मू कश्मीर के लिए भारत पे युद्ध करना, वो उस सपने को किसी तरह साकार करने की युद्ध करें। जानते तो वो भी हैं वो सफल नहीं होंगे, लेकिन ये उनका सपना है। लेफ्टिनेंट कर्नल सूरी साहब, आपसे एक सवाल और आ गया है इस बातचीत के बाद। जो 12 स्टेट अगर बन जाते हैं पाकिस्तान में, तो जाहिर सी बात है चीन अपना फायदा देख रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा है हम चीन के साथ मिलजुल के चलेंगे तो माल आता रहेगा, पैसा खाते रहेंगे, जिंदा बने रहेंगे। भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा सीधा? क्या वहां भारत समर्थक जो जनता है, जनमानस पाकिस्तान का, जो भारत के समर्थन में खड़ा है, कुछ सिंध का हिस्सा, कुछ बलूचिस्तान का, कुछ
उसका पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा का, ठीक है। कुछ कुछ जनता सब जगह है, 3 स्टेट में, टोटल 4 स्टेट है। इनसे कैसे निपटेंगे? क्या इन पे भी वहां ये अपना हंटर चलाएगा मुनीर? इनको काबू कैसे करेंगे? बिल्कुल। हमने तो देखा है कि पाकिस्तान ने 1971 से पहले क्या किया। जो ईस्ट बांग्लादेश, अब ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश है, जब उसका एक सूबा था, किस तरह से वहां पे लाखों पे अत्याचार हुआ, कैसे औरतों का बलात्कार हुआ, कैसे लोगों को मारा गया झांसी, तो हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर पाकिस्तान को दोबारा ये चीज करनी होगी तो इस बार तो पाकिस्तान के लिए आसान होगा, क्योंकि अब सूबे छोटे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से इजी होगा कंट्रोल करना, पुलिस उतनी इफेक्टिव होगी, बिकॉज जितना बड़ा सूबा होता है उतना हम भी जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से मुश्किल होता है। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने पहले भी किया हुआ है, अगर उसे अब करना पड़ा तो वो दो बारी तो सोचेगा नहीं। वो तो एक रुथलेस देश है जिसके अंदर ना कोई जमीर है, ना कोई इंसानियत के लिए कोई हमदर्दी है। तो वो तो अगर उसे मौका मिला वो तो पक्का करे। शुक्रिया लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी साहब, जसविंदर सिंह सोढ़ी साहब, आपने सर दिमाग खोल दिया बिल्कुल। और हमारे जो स्टेट में हिंदी के श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो समझ पाएंगे कि आखिर पाकिस्तान के 4 स्टेट को 12 स्टेट में क्यों किया जा रहा है, और उसके पीछे चीन है। पहला फायदा चीन का है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, असीम मुनीर का फायदा है। और वहां के नेता जो अभी अमेरिका और चीन के आगे कटोरा लेके घूम रहे हैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए, जीने के लिए, वो अब असीम मुनीर यानी अपने ही फील्ड मार्शल के सामने चड़म चड़म गच्छामी कर रहे होंगे, जो कि बेशर्मी की हद है। और पाकिस्तान के नेताओं के लिए शर्म और बेशर्मी के बीच कोई फर्क नजर नहीं आता है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। शुक्रिया जसविंदर सिंह सोढ़ी साहब।